Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss dietary management in hepatitis. What is hepatitis? Hepatitis is basically known as liver inflammation, and it has a variety of etiologies. Etiologies is basically the study of causes. So depending upon different causes, hepatitis is classified into different types. So we will discuss one by one. This health issue is very common in Pakistan, especially where the quality of drinking water is not good. And in case of Faisalabad, again, this issue is widely prevalent. So let's see what are different types of hepatitis. Hepatitis A. This is basically caused by hepatitis A virus and also written as HAV. Previously, it was called infectious hepatitis. It spread through the oral fecal route, means the contaminated food or water are the main sources of this virus. And these are basically coming from an infected person through contaminated water and food. So in this case, the main source is contaminated food and water and spread from person to person. Hepatitis B virus. This is known as serum hepatitis, classified as sexually transmitted disease because it spreads via body fluids, semen, saliva, tears, and by needle sharing among drug users. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं। ये जो सीरम हेपेटाइटिस है, इसमें जो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन के लिए फ्लूइड यूज होता है वो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड है। कि जब एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को डोनेट किया जाता है, तो अल्टीमेटली उसमें भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है। मोस्टली इसकी स्क्रीनिंग की जाती है, ब्लड की स्क्रीनिंग करके उसके बाद उसको डिलीवर किया जाता है। लेकिन स्टिल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़े भी तो इंडिविजुअल को अपनी आंखों के सामने जो है वो ब्लीड करवाना चाहिए, उसके टेस्ट करवाने चाहिए, उसकी ब्लीडिंग करवानी चाहिए, क्रॉस मैचिंग करवानी चाहिए और फिर उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। यंग ब्लड जो है वो ज्यादा बेहतर सूट करता है। बाकी लेस कॉमन इसमें फ्लूइड्स हैं जो कि ट्रांसमिशन का बायस बनते हैं। कुछ सोसाइटीज में मे बी उनका रोल जो है वो ज्यादा हो। हमारी सोसाइटी में एक और बड़ी वजह क्या है कि जब डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो है ना वो कम यूज होती थी तो उस वक्त इसका रिस्क ज्यादा था। तो अब डिस्पोजेबल सिरिंजेस की वजह से इसका चांस जो है वो कम हो गया। लेकिन जो ड्रग यूजर्स हैं वो एक ही सिरिंज जो है वो बार बार लगाते उसको यूज करते हैं और डिफरेंट इंडिविजुअल जो है एक ही टर्न के अंदर जो है उसको यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उनके अंदर इसका रिस्क जो है वो ज्यादा है। इसके अलावा फीमेल हैं, स्पेशली बच्चियां, अगर कान या नाक इसमें वो कह लें कि फॉर डिफरेंट इयरिंग्स यूज करना चाहती हैं, कोई इसमें होल करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो प्रॉपर इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास डिस्पोजेबल स्टॉक हो उनसे रब्ता करना चाहिए। और इसी तरह जो हजरात कह लें कि पार्लर यूज करते हैं और स्पेशली जो अपनी शेव वगैरह जो इंडिविजुअल्स करवाते हैं उनके लिए भी रिस्क का एलिमेंट जो है वो रहता है। तो डिस्पोजेबल जो है वो चीजें नो डाउट अब सोसाइटी में ज्यादा यूज हो रही हैं, लेकिन स्टिल जब भी आप आउटसोर्स पे जाएंगे तो अल्टीमेटली रिस्क जो है वो रहेगा। Third type is hepatitis C, and again it is caused by the respective virus, hepatitis C virus, HCV, and this is associated with the chronic active hepatitis, liver cirrhosis, and liver cancer.
Cirrhosis is basically a disease of the liver characterized by the increase of connective tissues and alteration in the gross and microscopic makeup. तो एक खास जो स्ट्रक्चर है लिवर का, उसकी एक खास जो शेप है, उसके अंदर जो कह लें कि खास हमें सिस्टमेटिक वे से जो है वो स्ट्रक्चर नजर आता है। अगर उसके अंदर प्रैक्टिस्टिकली चेंजेस होना शुरू हो जाए, मे बी कनेक्टिव टिश्यूज जो हम वही बढ़ना शुरू हो जाए, तो अल्टीमेटली जो है वो हम लिवर सिरोसिस का वर्ड यूज करते हैं और सब्सिक्वेंटली फिर ये लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इन टाइप्स के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है, डेथ रेट क्या है, कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो ग्लोबली अफेक्ट हो रहे हैं, ये हम इसकी प्रेवलेंस के अंदर आगे आपसे डिस्कस करेंगे। Fourth type is hepatitis B, and previously it was called as non-A and non-B hepatitis, and it is toxic to functional liver cells and may alter to the onset of HAV and HBV. तो जिस बंदे में हेपेटाइटिस ए हो जाए या जिसको हेपेटाइटिस बी हो जाए, तो फिर सब्सिक्वेंटली उसको हेपेटाइटिस बी जो है होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें लिवर की जो फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली डिस्टर्ब होती है। तो बेसिकली लिवर जो है वो बॉडी के अंदर एक बड़ा वाइटल ऑर्गन है, जो कि मेनली जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म कर रहा है। जो भी हार्मफुल चीजें फूड स्टफ के अंदर होती हैं उनको वो लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अलावा फूड का जो मेटाबॉलिज्म है, स्पेशली फैटी फूड जो है उसके डाइजेशन के अंदर जो है ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर इसकी ये एबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है ड्यू टू दीज हेल्थ इश्यूज, तो अल्टीमेटली बॉडी जो है वो अफेक्ट होगी। हेपेटाइटिस ई इज द न्यूएस्ट of the discovered viral diseases, and right now it has a mortality rate of 80 to 90%, and it may be due to toxic liver injury such as carbon tetrachloride or acetaminophen. Acetaminophen basically the active compound which is present in commonly used painkiller known as paracetamol. पैरासीटामोल भाई हम बहुत हमारी पॉपुलर है, एक ओपन दी काउंटर हमें ड्रग मिल जाती है। तो इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड है जो कि फीवर और हेडेक जो है उसको उससे रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो पैरासीटामोल ज्यादा यूज करने से या क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो यूज करने से, जो कि बेसिकली क्लोरीन और कार्बन डाइसल्फाइड, मीथेन और बाकी इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है। बेसिकली एक रेफ्रिजरेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी आग बुझाने के काम आता है। क्लीनिंग ऑफ फ्लूइड्स, सॉल्वेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम केमिकल्स यूज करते हैं, तो उनका ये लाजमी कंपोनेंट है। कुछ बच्चे जो हैं वो जो लिवर सिरोसिस पे काम करते हैं, वो बेसिकली एनिमल मॉडल को यूज करते हुए लिवर को पहले डैमेज करते हैं, लिवर इंजरी इंड्यूस करते हैं, और उसके लिए ये दोनों जो हैं वो कॉमनली यूज की जा रही हैं चीजें, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी और इसी तरह पैरासीटामोल की फॉर्म में acetaminophen जो है वो भी यूज हो रहा है। प्रेग्नेंट वुमेन हु कॉन्ट्रैक्टेड HEV usually in the third trimester die of rapid liver failure. तो ये भाई हमने पांच जो है वो टाइप्स हेपेटाइटिस की वो आपके साथ शेयर किए हैं। पांचों का जो इनकी इटालॉजी जो है वो डिफर करती है, क्योंकि इनके वायरसेस जो है वो डिफर करते हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो भी डिफर करता है, और कौन सी बीमारी कितने अरसे तक रहती है और कौन सी कितनी फैटल है, ये भी इनके अंदर मेजर डिफरेंसेस हैं। ये एक बड़ा अच्छा इंफोग्राम है जिसके अंदर हमें ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स भी मिल रहे हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की भी बात हो रही है यहाँ पे, और इनके अगेंस्ट
ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल है, जिसमें बेसिकली प्रिवेंटिव साइड पे देखें तो वैक्सीनेशन आ जाएगी। आइदर इनके लिए वैक्सीनेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, या फिर इनके लिए कोई मेडिसिन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इन चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। हेपेटाइटिस ए इज बेसिकली अ वायरल liver disease that can cause mild to severe illness. Uh, this is basically associated with the lack of safe water. So safe water या contaminated food वो इसके main sources, and the virus is transmitted through ingestion of contaminated food and water or through contact with an infectious person. Globally, there are more than 1.4 million estimated cases every year. And what are the solutions? Improved sanitation and the hepatitis A vaccines are the most cost-effective ways to combat the disease. Both are preventive approaches. अगर हम वाटर की क्वालिटी बेहतर कर लेते हैं, पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन को बेहतर कर लेते हैं, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन की तरफ चले जाते हैं, almost 100% of people develop protective levels of antibodies to the virus within 1 month after a single dose of vaccine. तो वैक्सीनेशन के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इंडिविजुअल जो उसके अंदर प्रोटेक्शन हो जाती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। हेपेटाइटिस ई, अब इसमें भी एक चीज तो कॉमन ये है कि ये भी पानी के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, फीकल ओरल रूट, principally via the contaminated water. और इसकी अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, every year there are an estimated 20 million hepatitis E infections. Maybe सबसे ज्यादा जो है ना वो आपको इसी की केसेस मिलेंगे। there are over 3 million acute cases, यानी जो severe form इख्तियार कर जाते हैं, and more than 56,100,000 हेपेटाइटिस ई रिलेटेड डेथ रेट क्या वो इसके अंदर काफी ज्यादा है। अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ आए या प्रिवेंटिव साइड पे आए तो देयर इज करंटली नो अवेलेबल ट्रीटमेंट। मेडिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए, दिस इज मोर कॉमन टाइप स्पेशली इन ईस्ट एंड साउथ एशिया. China has produced and licensed the first vaccine to prevent hepatitis E virus infection. So regarding medication, treatment is not available. Regarding proactive approach of vaccination, this is available, and this vaccine is available due to the efforts of the China. तो ये दोनों A और E जो हैं ये बेसिकली अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से और कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर की वजह से स्प्रेड होती हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। ये भी बहुत कॉमन डिजीज है, स्पेशली पाकिस्तान में। वायरस कैन काज बोथ एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस इंफेक्शन एंड लीड टू हेपेटाइटिस सी रिलेटेड लिवर डिजीजेस। Hepatitis C virus is blood-borne, and the most common mode of infection is through unsafe injection practices. जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया ना, डॉक्टर्स जो हैं वो सेम उसको स्टेरलाइज करने की कोशिश करते होते थे, लेकिन उनके पास परमानेंट टाइप की नीडल्स होती थी जिनको वो यूज करते थे। डिस्पोजेबल्स जो है ना, ये तो अब खैर वक्त के साथ साथ अब अवेलेबल हैं। इनएडिक्वेट स्टेरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स, यानी सर्जरी के दौरान भी अगर चाहे डेंटल सर्जरी के लिए आप जाते हैं तो अगर वो इक्विपमेंट्स स्टेरलाइज नहीं है प्रॉपरली या डिस्पोजेबल अगर नहीं है तो फिर रिस्क जो है वो रहेगा। एंड अनस्क्रीन ब्लड, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है तो उसमें अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन अपना ब्लड दे चुका है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे ब्लड बैंक्स ऐसे हैं कि जिनका मेन काम ही यही है कि वो कमर्शियल बेसिस पे चल रहे हैं, और वहाँ पे ये लोग जो ड्रग यूज करते हैं ये बेसिकली चंद पैसे की खातिर अपना ब्लड जो है वो सेल आउट कर जाते हैं, और फिर बगैर उसको किसी फर्दर स्क्रीनिंग के तो इंडिविजुअल्स जिनको ज़रूरत होती है वो बेसिकली उस वक्त जो है वो ज़रूरत के तहत जो है उसको खरीद लेते हैं
और इन केस ऑफ इमरजेंसी बाज दफ़ा उसकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस नहीं किया जाता, तो अल्टीमेटली वो इंडिविजुअल जो है फिर उसको लाइफ लॉन्ग ये क्रॉनिक टाइप का इशू जो है वो हो सकता है। Around 0.5 million people die each year from hepatitis C related liver diseases. तो सबसे ज्यादा जो है ना भाई जो डेथ है ड्यू टू हेपेटाइटिस वो हेपेटाइटिस सी की वजह से आपको मिल रही हैं या हेपेटाइटिस बी की वजह से मिल रही हैं। तो 0.5 मिलियन के करीब डेथ जो है वो हेपेटाइटिस सी की वजह से होती हैं। Regarding medication, there is currently no vaccine for hepatitis C. However, continuously research is going on for the solutions. Antiviral treatment is successful in 50 to 90% of the people treated. Hepatitis B is a viral infection that attacks the liver and can cause both acute and chronic diseases. Both C and B cause chronic as well as acute diseases. This virus is transmitted through the contact with the blood or other body fluids of an infected person. People with hepatitis C require treatment, can be given drugs, including oral antiviral agents, but also interferon injections. Interferon basically is a sort of protein which is produced by virus infected cells that inhibit the reproduction of invading viruses and induce resistance to further infection. तो अब चाहे वो नेचुरली ये प्रोसेस इसका हो रहा है, ये प्रोटीन जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है या इसको इंजेक्शन के थ्रू जो है बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो अल्टीमेटली बॉडी जो है ना वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी और ऑटोमेटिकली वो फर्दर जो प्रोलिफरेशन है वायरस की उसको रोक देगी. More than 0.7 million people die every year due to the consequences of hepatitis B. अब समरी में ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी. सोर्सेज के हवाले से बात करेंगे, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, और either it is a chronic or infection, chronic or acute, and what preventive modes are available. So first one, hepatitis A is due to contaminated water and food, and this contamination is basically from the fecal mass of the infected person. Route of transmission, fecal, oral, means food and water. Chronic infection, no. Preventive side, pre and post exposure immunization. So vaccination can be done to prevent from hepatitis A. In case of hepatitis B, C, and 3, all three types are transferred through the blood or blood-derived body fluids. यानी बाज़ दफ़ा होल ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज किया जाता है या बाज़ दफ़ा उसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं जैसे प्लेटलेट्स वगैरह जो हैं उनको ट्रांसफ्यूज अगर करना है तो ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे. रूट ऑफ ट्रांसमिशन में परक्यूटिनस परम्यूकोजल जो है वो बेसिकली इसका रूट बन जाता है. और अगर हम परक्यूटिनस की बात करें तो बेसिकली जो भी इशू जो है वो स्किन के थ्रू होगा उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा. और परम्यूकोजल अगर हम देखें तो थ्रू द म्यूकोसा. तो बेसिकली नीडल की जो पेनिट्रेशन है वो म्यूकस मेम्ब्रेन तक होना जरूरी है. इसी तरह जब डेंटल इम्प्लांटेशन की जाती है तो उस वक्त भी ये रिस्क रहता है. तो स्टरलाइज्ड या प्रॉपरली स्टरलाइज्ड एंड डिस्पोजेबल स्टफ जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा अगर हम हेपेटाइटिस बी, सी और डी से प्रिवेंशन चाहते हैं. ए और ई जो है ना ये सिंपली याद रखें कि ये फूड के थ्रू और कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू जो है वो फैलती है. क्रॉनिक के वाले से अगर बात की जाए तो ये लॉन्ग लास्टिंग है. तीनों जो है टाइप्स हैं. बाज़ दफ़ा इंडिविजुअल जो है उसकी वो अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरी करके उसकी डेथ हो जाती है इस बीमारी के साथ ही.
ठीक है, और इसमें भी इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाती। प्रिवेंशन साइड पे देखें तो अगेन इसमें भी प्री एंड पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन, स्पेशली इन केस ऑफ बी और इन केस ऑफ सी जो है ना, इसमें ब्लड की जो स्क्रीनिंग है प्रॉपर, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा रिस्क बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है ना, यानी जब आपको पता है कि ये शेव करते हुए अगर डिस्पोजेबल स्टफ यूज नहीं किया गया, या बाल काटते हुए सीजर जो यूज की जा रही है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो उसके साथ अगर किसी वजह से लग चुका है, या जो दांत जब इनकी कोई ट्रीटमेंट करवाई जा रही है तो वहां पे कोई जो इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं था, या ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है वो डिस्पोजेबल ये चीजें यूज नहीं की गई, सिरिंज वगैरह, और इसके साथ साथ ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं की गई, तो ये सारी चीजें जो है ना ये हमारे बिहेवियर के ऊपर भी मैटर कर रही होती है। जितनी हमारी एजुकेशन बेस ज्यादा होगी उतनी हम इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। In case of D, again same source of virus, route of transmission, chronic situation, and again prevention. The whole C and D both are same, except immunization is available for this. In case of E, जो कि फूड के थ्रू बेसिकली या कंटेमिनेशन के थ्रू फैल रही है, तो इसमें मेन जो प्रिवेंशन आएगी, इंश्योर द सेफ ड्रिंकिंग ऑफ द वाटर। इस तरह एक मैंने इन्फोग्राम यहाँ पे दी है, बाकी भी जो टाइप्स हैं उनके हवाले से हमें फैक्ट शीट्स जो हैं वो मिल सकती हैं। एक ही स्लाइड के ऊपर आपको काफी मैसेजेस मिल जाते हैं। तो बेसिकली हेपेटाइटिस ए इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द लिवर एंड स्प्रेड थ्रू द fecal matter when it enters the mouth, of course through the contaminated food or drinking water. It may last several weeks and can be debilitated, but most people recover completely. कुछ लोगों में भाई ये डिजीज जो है वो वर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और फिर ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल को जो है वो वीकनेस फील होना शुरू हो जाती है, और कुछ लोग जो है वो इससे रिकवर भी कर जाते हैं। प्रिवेंटेबल विद केयरफुल हैंड वॉशिंग, कीपिंग टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स क्लीन एंड अवॉइडिंग इन्फेक्टेड वाटर sources. The major symptoms include nausea and vomiting, and again it is spread by the direct contact, यानी अगर हाथ साफ सुथरे नहीं है, एक बंदा वॉशरूम गया और उसने आके हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं की, तो अल्टीमेटली कांटेक्ट की शक्ल में ये फैल जाएगी। फूड एंड बेवरेजेस जो हैं वो इसका सोर्स हो सकते हैं। अब पाकिस्तान में हेपेटाइटिस फैलने की एक बड़ी रीजन जो है वो बड़ी एक ट्रीटमेंट कह लें कि लोग जो है वो बेसिकली फ्लूइड का इंटेक ज्यादा करना चाहिए, और इसमें शुगर केन का जूस जो हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है उसको यूज किया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर तो वो डिस्पोजेबल कंटेनर्स यूज नहीं किया जाता वहां पे, या तो अपने घर से आप ग्लास या कप लेके जाएं और उसमें डायरेक्टली जो है ना वो जूस एक्सट्रैक्ट करवा के उसको यूज करें, तो रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं से वही बंदा एक बाल्टी के अंदर पानी डाला हुआ है और उसी में वो ग्लास जो है वो बार बार वॉश करके जूस जो है वो दिए जा रहा है, तो वहां पे मेजोरिटी जो है ना वो इंडिविजुअल्स वो आते हैं जो कि पेशेंट हैं इसके। और अगर वहां पे कोई बंदा रूटीन में हमारा ये जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है इसमें अगर कोई हॉट समर डे है और उसमें इंडिविजुअल जो है नॉर्मल भी वहां से जाके शुगर केन जूस पीना चाहता है, तो मे बी वहां से वो डिजीज को कैरी कर ले। तो बेसिकली हमारे यूटेंसिल्स जो है ना ये एक रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसी तरह हॉस्टल्स में जब हम लोग रहते थे तो यहाँ पे भी इसके चांसेस ज्यादा थे। जब मेस रूम के अंदर आप बर्तन जो है वो सेम यूज करते हैं, और लेट्स के अगर वो प्रॉपरली उनको क्लीन या वॉश नहीं किया गया, so any other objects handled by the infected persons can be। अच्छा एक इसमें ये भी देखें कि बाज़ दफ़ा हम हॉस्टल लाइफ में मैंने देखा है कि एक ही टॉवल जो है ना वो पूरे रूम फेलोज जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं। 5-5 6-6 लोग एक जगह पे रह रहे हैं, तो पहले तो रहने का एनवायरनमेंट सेफ नहीं है, और उसके बाद फिर चीजें एक दूसरे की यूज करना, ठीक है, ये इसका सोर्स हो सकते हैं।
अब ये जितनी भी हेपेटाइटिस की हमने टाइप्स पढ़ी हैं ये बेसिकली इफेक्ट किसको कर रही हैं, लिवर को। और नॉर्मल लिवर अगर इसकी हम शक्लो सूरत की बात करें तो आपको लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जो है वो नजर आ रहे हैं। और अगर इसको हेपेटाइटिस सी की वजह से ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो फिर ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आप देखें कि इसका इवन जो इसका कलर वगैरह है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है विद द कोर्स ऑफ टाइम। और फिर 20-25 साल अगर ये बीमारी जो है वो पुरानी हो जाती है तो फिर लिवर सिरोसिस होने के चांसेस हैं। ठीक है, जिसमें आप देखें कि इसकी जो एक खास आर्किटेक्ट है लिवर का वो अफेक्ट हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यूज जो है उनका नंबर जो है वो बढ़ जाता है और लिवर फिर अपना जो डिटॉक्सिफिकेशन है या जो फूड का मेटाबॉलिज्म है उसमें अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। मजीद अगर ये ट्रीटमेंट इसकी नहीं होती और ये डिजीज जो है वो कैरी करता है इंडिविजुअल, so after 25 to 30 years there are chances of HCC. HCC is basically hepatocellular carcinoma. कार्सिनोमा का वर्ड आपको पता है कि हम कैंसर के लिए यूज करते हैं और हिपैटिक का वर्ड जब बेसिकली लिवर के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी लिवर कैंसर। Hepatocellular carcinoma occurs most often in people with chronic liver diseases such as cirrhosis, and it is caused by the hepatitis B and hepatitis C infection. Second outcome can be ESLD. ESLD stands for end stage liver disease. This is basically chronic liver failure. Progress over months, years and even decades. यानी कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे कि 2-2, 3-3 उनको अशरे जो है ना वो हो चुके होते हैं सफर करते हुए। पेशेंट्स विद एबनॉर्मल लिवर फंक्शन हु डेवलप एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है कि पानी जो है वो ओडिमा की तरह पानी जो है वो कैविटीज में जमा होना शुरू हो जाता है। Hepatic encephalopathy or renal impairment are considered to have end-stage liver diseases. तो ये बेसिकली स्टेजेस हैं भाई। अगर लिवर डिजीज की बात की जाए कि सिंपल इन्फेक्शन से काम शुरू होता है, फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस अगर हो जाए तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम सिरोसिस होने के चांसेस भी हैं और इसके अलावा हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या एंड स्टेज लिवर डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन लिवर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया उसका आर्किटेक्ट जो है इन केस ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस। आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एक टिपिकल पैटर्न जो है वो आप इसका देख सकते हैं टिश्यूज का। सिरोसिस के केस में आप इसका सेल्स का स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं और फिर इसके बाद हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो कि कह लेंगे 30-35 ईयर्स के बाद जब फिर ये कैंसर के अंदर डेवलप हो जाएगा। डाइट थेरेपी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कई ऑब्जेक्टिव्स जो है ना हम साथ लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वी वांट फर्दर डैमेज टू द लिवर। अब उसको हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंटिव हमने काम करना है और हम चाहते हैं कि फर्दर डैमेज ना हो। एंड वी आल्सो प्रमोट रीजनरेशन ऑफ न्यू टिश्यूज व्हेन पॉसिबल। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जो आपने अक्सर सुना हुआ है कि लोग इसको डोनेट भी करते हैं, ट्रांसप्लांट इसको किया जाता है और इसमें डोनर जो है वो भी उसका भी लिवर कुछ अरसे के बाद जो है वो रीजनरेट कर जाते हैं और जो रिसेपिएंट है वो भी रिकवर कर जाता है। तो लिवर का डैमेज जो है वो अगर एक खास हद तक है तो उसके बाद स्टिल इसके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी रहती है। अब डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जो इन चीज़ों को सपोर्ट करे। हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड मॉडरेट फैट फूड्स। अब इसमें जो फूड चॉइसेस की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे मेन एम्फेसिस किस चीज़ के ऊपर होगा कि हमने फैट का लेवल जो है वो कम करना है। फ्राइड वेरिएंट्स जो है ना उनको किसी हद तक अवॉइड करना है ताकि लिवर के ऊपर स्ट्रेस ना पड़े और उसका हीलिंग का रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो प्रॉम्प्ट हो सके। इसके लिए फिर क्वालिटी प्रोटीन की बात की जाती है। ऑलमोस्ट 50% इनटेक जो है वो प्रोटीन का वो क्वालिटी प्रोटीन का होना चाहिए। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली प्रोटीन जो है वो
होनी चाहिए। और बेसिक जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म है एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स का रहना चाहिए। सो डाइट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस प्रिवेंट and the purpose of modifications is basically to prevent further injury and promote liver regeneration, prevent or correct weight loss, which often results from a poor appetite, nausea and vomiting. तो खाया पिया बॉडी से निकल जाना या भूख ना लगना, इसकी वजह से वजन जो कम होने के चांसेस होते हैं, उसको प्रिवेंट करना या करेक्ट करना भी एक गोल हो सकता है। प्रिवेंट और एलिविएट हिपैटिक कोमा। कोमा एक ऐसी कंडीशन होगी कि जिसके अंदर रिस्क जो है ना वो मजीद बढ़ जाता है। सो इट मे बी अ रिस्क caused by temporary liver damage and atrophy with a diet of normal to high protein is required. Intake of protein should be 1.5 to 2 gram per kg body weight. Normally is 1 gram per kg body weight. So in this case you can see more than 1.5 or 2 gram per kg body weight protein is used. 1/2 to 3/4 of this protein should come from the high biological value. And what are the good sources like milk, meat and eggs, and it should be distributed throughout the day. यानी ये नहीं है कि एक खाना ऐसा आप खा लेंगे जिसमें सिर्फ गोश्त ही खाए जा रहे हैं, बल्कि मिल्क, मीट, एग्स, इनको 3 मील्स अगर वो इंडिविजुअल ले रहा है तो उसमें सेपरेट किया जा सकता है। ओवरऑल कैलोरी इनटेक शुड बी 40 to 50 per kg of the body weight, and it should be supplied by the liberal amounts of carbohydrates and fats. Regarding modifications, first determine the need for fluid and sodium restriction, minerals and vitamin supplements. These are required, or these can differ based on individual requirements. For patients with acute hepatitis, provide nutrients with the 5 to 10% glucose solution with intravenous amino acids. ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स आर आल्सो एक्सेप्टेबल। तो अगर भाई बड़ा शिद्दत से हमला हुआ है, अचानक हमला हुआ है, तो फिर उसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहेंगे। तो उसमें फिर ट्रीटमेंट जब इंट्रावेनस सॉल्यूशंस की शक्ल में रह जाती है, चाहे वो ग्लूकोज है चाहे वो फैटी एसिड्स हैं। और जैसे जैसे पेशेंट्स जो उसकी प्रोग्रेस होती है, फिर उसको लिक्विड डाइट से फिर आगे उसको सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट की तरफ लेके जा सकते हैं। TPN only if necessary. Suggest 6 small meals than 3 large ones and split throughout the day. Dietary supplements containing vitamins and minerals are suggested to replace losses and to aid in liver cell regeneration. Diet is adequate depending upon the food choices. These are the food choices regarding different food groups. The main thing is the fat level should be low to moderate. जितने भी ब्रेड और सीरियल्स, ग्रेन्स, हर तरह की चीज जो वो खाई जा सकती है, एक्सेप्ट के जिनके अंदर फैट का इंटेक हाई है, उनको लो लेवल पे यूज करना चाहिए। इसमें स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं भाई, इसमें अगेन जिसमें से मलाई या क्रीम जो है वो दूध में से उतार ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच है। मीट में स्पेशली अगर देखा जाए तो एक तो विजिबल फैट नहीं होनी चाहिए मीट के अंदर, स्पेशली रेड मीट के अंदर, और दूसरे नंबर पे उसमें फिर हाई लेवल नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मेथड नहीं होना चाहिए कि जिसमें फैट का लेवल हाई हो। कुकिंग के दौरान फैट आपने जो ऐड किया एडेड फैट की शक्ल में वो मिनिमम होनी चाहिए। सेम इज द केस ऑफ दाल अलाउ है भाई, एक्सेप्ट के जो फ्राइड वेरिएंट है। Same is the case with vegetables, fresh fruits, and say all are allowed, none is restricted. In case of dry fruits, nuts and seeds, all nuts and seeds, because they have high amounts of fat. Fats and oils, good quality oil should be used. Desserts, fluid intake should be high. और इसके लिए आप किसी भी किस्म के जो ड्रिंक्स हैं उनका इंटेक जब आपको बेहतर रखना चाहिए, और वो ड्रिंक्स जिनके अंदर फैट का लेवल हाई होता है उसको